हेलो बच्चों, आपके लिए मैं ये विज्ञान विषय का बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 10th के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको पढ़ लेना चाहिए और अपने बिहार के बोर्ड में परीक्षा में या और भी अन्य कंपटीशन परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट कर किए हुए हम अगली क्वेश्चन की ओर। हार्मोन स्रावित होता है, ये नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है दोस्तों। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है जिसे आप देख रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका है हार्मोन स्रावित होता है। तो चार ऑप्शन है, अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब हार्मोन आपके बॉडी में स्रावित होता है तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि से ही स्रावित होती है। इसलिए आपका फर्स्ट आंसर ए आपका सही है। इन ग्लैंड से ही होता है, इंटरनल ग्लैंड से ही आपका हार्मोन्स निकलता है। जैसे एस्ट्रोजन हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड से भी, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इस तरह से बहुत सारे ग्लैंड हैं जो आपका उससे हार्मोन्स निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है क्या चीज़ से? तो ग्वाइटर की बीमारी होती है दोस्तों जो आयोडीन की कमी से होती है। आपको याद रख लेना है कि अगर आपके नमक में आयोडीन की कमी है तो ग्वाइटर अथवा घेघा रोग हो जाता है। अभी ये रोग बहुत कम मिलता है क्योंकि आपका ट्रिपल रिफाइंड टाटा का नमक आप लोग खाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? ये थायराइड ग्रंथ से होगा, थायराइड ग्लैंड होता है दोस्तों। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन हमारे बॉडी में कहाँ से निकलता है, स्रावन होता है? तो थायरॉक्सिन जो है ये हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड नामक ग्लैंड होता है, इसी से थायरॉक्सिन निकलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। मानव में जो डायलिसिस थैली है वो आपका नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। डायलिसिस थैली न्यूरॉन को नहीं कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं कहेंगे, कोई नहीं भी नहीं होगा, नेफ्रॉन होगा। मानव में जो डायलिसिस थैली है वो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जिसका। और नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन किडनी से संबंधित है, इसलिए किडनी का आप लोग डायलिसिस सुनते होंगे होता है। तो ये न्यूरॉन और नेफ्रॉन दे दिया बड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए। न्यूरॉन नहीं होगा दोस्तों, नेफ्रॉन। कोई डॉक्टर के बारे में आप देखेंगे जो किडनी स्पेशलिस्ट होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट लिखता है उसको, नेफ्रोलॉजिस्ट लिखता है, नेफ्रोलॉजिस्ट लिखता है। तो ये नेफ्रॉन के बारे में जो जानकार डॉक्टर होंगे वो डायलिसिस कर पाएंगे, इसलिए नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली कहा जाता है। क्वेश्चन 5 में चलेंगे। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने एक बार और बताया था कि ये उपचयन होता है। इससे प्रीवियस मैंने जो बोर्ड के लिए बनाया था, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को उपचयन बोलते हैं। और यह फिर से आ गया, क्वेश्चन रिपीट है। ये संयोजन, अपचयन और विस्थापन नहीं होगा, उपचयन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक, कौन सा पादप नियंत्रक इन फल बेचने वालों द्वारा? तो ये इथाइलिन जो है, इसका प्रयोग लोग करते हैं फल को पकाने वाले, इथाइलिन। इसलिए एब्सेसिस अम्ल नहीं होगा, जिबेरेलिन नहीं होगा, ऑक्सिन नहीं होगा। आपका ये ऑप्शन सी होगा, इथाइलिन। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व और बेचैनी। तो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है, तो उद्दीपन की जो प्रभाव पहचान कराएगी वो
आपका ना तो प्रभावक होगा ना उत्तरदायित्व होगा, आपका ग्राही होगा। ए ऑप्शन। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है ग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि इन जो है और बाह्यस्रावी ग्रंथि, ये दोनों प्रकार की ग्रंथि के बारे में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो दोस्तों, ये अग्नाशय जो है, यह ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है। अग्नाशय पिट्यूटरी तो इनग्लैंड हुआ, थायराइड भी इनग्लैंड हुआ, पैराथायराइड भी इनग्लैंड हुआ। अग्नाशय को आप अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कह सकते हैं। बड़ा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि होता है दोस्तों, ये डी। ये आपके बॉडी में दोनों तरफ बॉडी में किडनी होता है दोस्तों। ये आपका बॉडी का संरचना है, ये आपका बॉडी का संरचना है ऐसे। तो ये दोनों तरफ किडनी होता है मटर के दाने के बराबर, और यहीं ऊपर में एड्रिनल ग्रंथि होता है दोस्तों। ये आपका मान लेते हैं ये कलर, तो ये एड्रिनल ग्रंथि होता है। तो ये एड्रिनल ग्रंथि है। और यह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों। अग्नाशय नहीं होगा, पिट्यूटरी नहीं होगा, गोनेड्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। ध्वनि ग्रहण करने के लिए ध्वनि को कौन सा ग्रहण करेगा? तो संवेदी अंग कौन है आपका? तो प्रकाश तो नहीं ग्रहण करेगा। ध्रन ग्राही, श्रवण ग्राही, स्पर्श ग्राही। ध्रन ग्राही भी नहीं होगा और स्पर्श ग्राही भी नहीं होगा। यह आपका सी ऑप्शन होगा, श्रवण। श्रवण का संबंधित है सुनने से, और सुनने का काम हमारा कान करता है दोस्तों। तो सुनने वाला जो ग्राही होता है, जीवों में ध्वनि ग्रहण श्रवण ग्राही के लिए संवेदी अंग है। ध्वनि ग्रहण के लिए संवेदी अंग श्रवण अंग, श्रवण ग्राही बोल सकते हैं, श्रवण ग्राही बोल सकते हैं। क्योंकि स्पर्श स्किन से होगा, प्रकाश तो आपको आँख से ये होगा, या प्रकाश ग्राही आँख ही है जो आपके किसी भी प्रकाश को देख के पता चल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। अभी अभी हमने बता दिया है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि को दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड को बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, या डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, जो आपका इसका नियंत्रक उत्पन्न होते हैं अधिकतर पादप के। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न कहाँ होते हैं? तो बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये और ये और ये नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर चलेंगे। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? बीज रहित फल, ऐसे फल जिसमें बीज ही नहीं होगा, तो उसको हम बायोलॉजी की भाषा में क्या कहेंगे? क्या अनिषेक फलन कहेंगे या अनिषेक अंडपी बोलेंगे? नहीं, इनमें कोई नहीं। अग्र प्रभाविता, अग्र प्रभाविकता, अग्र प्रभाविकता बोलेंगे बीज रहित फलों के बनने को। ऐसे फल जिसमें बीज ही नहीं बनेगा, बीज रहित फल को बनने को अग्र प्रभाविकता बोलेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पेड़ पौधे में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? ये सब तीनों हार्मोन जो है मनुष्य में पाए जाते हैं, मनुष्य में पाए जाते हैं दोस्तों। इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है महिलाओं में पाया जाता है, और इसी एस्ट्रोजन के कारण से महिलाओं में स्तन का विकास होता है।
ब्रेस्ट का विकास होता है। इंसुलिन यही इंसुलिन है जो मनुष्य में अगर प्रॉब्लम हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज़ की बीमारी, शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसको हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। मधुमेह बोलते हैं। जैसे चावल और चीनी उनी खाना मना हो जाता है दोस्तों, मीठा खाना मना हो जाता है, रसगुल्ला सब खाना मना हो जाता है, तो ये पादप हार्मोन नहीं है। अब अगला देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका, साइटोकाइनिन। तो ये साइटोकाइनिन जो होता है दोस्तों, यही है आपके पेड़ पौधे में प्रेजेंट हार्मोन, प्लांट्स हार्मोन। प्लांट्स हार्मोन्स है साइटोकाइनिन याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? इससे पहले इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? यहाँ पर दोस्तों ये जिब्रेलिन्स है, ये भी फल पकाने के काम आते हैं। जिब्रेलिन्स याद रखना है, जिब्रेलिन्स फल पकाने के काम आते हैं। जिब्रेलिन्स जो आपका है वह फल पकाने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दो तंत्रिका कोशिका के मध्य में जो बीच में खाली स्थान मिलता है उसे सिनेप्स कहते हैं। सिनेटिक दरार बोलते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य में जो खाली स्थान मिलते हैं उसे सिनेप्स कहते हैं, सिनेटिक दरार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान से याद करना है, पढ़ना है। आवेग नहीं होगा, एक्सॉन नहीं होगा, दुमिका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है क्या चीज़ के लिए? सोचने के लिए, या हृदय स्पंदन के लिए, या शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी? ये क्वेश्चन मैंने एक बार फिर रिपीट किया दोस्तों, ये पहले वाले सेट में भी था, इसलिए तीनों सही है, इसलिए आपका उपरोक्त सही होगा, यानी कि डी आंसर आपका होगा करेक्ट। सोचने के लिए भी काम करेगा मस्तिष्क, हृदय हार्ट बीट के लिए भी काम करेगा। हृदय स्पंदन को हार्ट बीट बोलते हैं, हार्ट बीट। हार्ट नहीं बोलेंगे, हार्ट बोलते हैं। हार्ट मतलब होता है चोट दोस्तों, HURT, हार्ट मतलब चोट, और हार्ट मतलब हृदय, हार्ट बीट। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में, क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय पाया जाता है, या तंत्रिका समन्वय पाया जाता है, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो बहुकोशिकीय जीव हुआ, मानव हुआ, गाय हुआ, हाथी हुआ, माने ये सब जो बड़े बड़े जीव हैं बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इनमें जो समन्वय पाया जाता है इसमें केमिकल समन्वय भी होता है और तंत्रिका नर्वस समन्वय भी होता है। तो ये दोनों समन्वय पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो ये आपका 3 प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में, मस्तिष्क में, पेशी ऊतक में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिवर्ती चाप जो बनते हैं वह मेरुरज्जु में बनते हैं दोस्तों, मेरुरज्जु में बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि, आपको प्रधान नियंत्रक, तो ये पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड इसी को कहा जाता है दोस्तों, मास्टर ग्लैंड। देखिए अंग्रेजी में लिखा रहता तो ज़्यादा जल्दी आप समझ जाते हैं। मास्टर ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि, पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता है अंग्रेजी में, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्लैंड बोलते हैं और मास्टर ग्लैंड बोलते हैं दोस्तों। तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है?
मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को। जनन ग्रंथि महिलाओं में पाया जाता है, थायराइड पुरुष महिला दोनों में, सॉरी जनन पुरुषों में ही पाया जाता है। तो बी हो गया आपका इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो नलिका युक्त नहीं होती है, कोई भी उसमें नलिका युक्त नहीं होता है, नलिका विहीन होती है। आप समझिए, कोई कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें से ये तार कनेक्ट है तो नलिका युक्त हो गया, लेकिन कोई ग्रंथि है जिसमें से कोई कनेक्शन नहीं है तो वह नलिका विहीन हो गया। और नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथि है और उसमें से हार्मोन्स निकलते रहता है, और यही हार्मोन्स से हमारा शरीर पूरा कंट्रोल होता है। इसी हार्मोन से हमारा पूरा शरीर कंट्रोल होता है। ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, उनमें से सभी में से आपका हार्मोन्स निकलते रहता है, और यही हार्मोन्स आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। यही हार्मोन्स आपके बॉडी में कम बेसी होने से आपका शरीर बहुत लंबा हो जाता है या आपका शरीर नाटा हो जाता है, आप बहुत मोटे हो जाते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं, आप में प्रजनन क्षमता कम हो जाता है या प्रजनन क्षमता अधिक हो जाता है या प्रजनन क्षमता कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का ही प्रभाव है। और मास्टर ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दोस्तों, वह सभी ग्लैंड को वो रेगुलेट करता है, एक तरह से रेगुलेटर है मास्टर ग्लैंड, इसलिए उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे क्या चीज सहायक होते हैं? तो जिब्रेलिन्स और ऑक्जिन, सॉरी जिब्रेलिन्स ऑक्जिन यहाँ पे है, ये दोनों, यानी कि आपका जो ये ऑप्शन होगा ये तीनों नहीं होगा दोस्तों, ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स होगा, दोनों होगा। ये दोनों जो है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो बिना बीज का ही उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सभी आप जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि के कारण से आपका मिक्सीडीमा होता है, अब टू अल्प क्रियता होता है, अब टू वामनता होता है। ये हिंदी में ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती है, इसलिए ये सभी इसका ऑप्शन होगा। थायराइड ग्रंथि की बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर इसको देखेंगे 2-4 बार, जब सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन से रोग उत्पन्न होता है? तो थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता यानी थायराइड ग्रंथि माने एक्टिविटी कम हो जाएगा, उसका कम एक्टिव हो जाएगा, उसके कारण से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होता है, जैसे अब टू वामनता, अब टू अल्प क्रियता, मिक्सीडीमा, ये सभी। इस प्रकार से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 26 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, कोई बात नहीं है, पेशेंस से आप सुनिए, क्योंकि ये टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अग्नाशय, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा, पैनक्रियाज द्वारा, अग्नाशय को पैनक्रियाज बोलते हैं दोस्तों, पैनक्रियाज द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका इंसुलिन भी होगा और ग्लूकागॉन भी होगा। ये दोनों हार्मोन्स जो है स्रावित होता है, ये दोनों हार्मोन्स स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर है। बढ़िया से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन भी अग्नाशय से निकलता है, पैनक्रियाज से, और ग्लूकागॉन भी, ग्लूकागॉन दोनों याद रखना है। नेक्स्ट, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे आपके आसपास में बहुत सारे होते हैं, और उस पेड़ पौधे जब कभी मुरझा जाते हैं तो ये इसके पीछे कुछ कारण होता है, और वो हार्मोन्स का अनबैलेंस हो जाना होता है। तो किस पादप के कारण होता है? तो ये एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड के कारण से होता है दोस्तों, एब्सिसिक एसिड के कारण से होता है। एब्सिसिक एसिड के कारण से ऐसा होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण से होता है पत्तियों का मुरझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा
किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा, कौन सी क्रिया है जो उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है? तो ये पुनर्भरण पुनर्भरण के प्रक्रिया द्वारा दोस्तों, पुनर्भरण के प्रक्रिया द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है, याद रखेंगे। जर का अधोगामी वृद्धि है, अधोगामी यानी कि नीचे की ओर। कितने क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं एक बार दोस्तों, कोई बात नहीं है, 40 क्वेश्चन तो ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने आपको इसको देख ही लेते हैं, पूरा देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि छोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। एक वीडियो में आपका सारा आ जाना चाहिए, ये अच्छी अच्छी बात है, ये आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए कोई टेंशन लेने का नहीं है। ये हो गया था, ये भी हो गया था। और जर का अधोगामी वृद्धि, जर का अधोगामी, अधोगामी मतलब क्या होता है? नीचे की ओर, अधोगामी। तो प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और रसायनुवर्तन। देखिए दोस्तों, जर का अधोगामी वृद्धि तभी होगा, आप देखते होंगे कि बोरा घास सब होता है, तो जटा नीचे की ओर जाता है जमीन में, और बहुत सारे जटा धरती को पकड़ लेता है, यानी धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ऐसा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, इसी गुरुत्वाकर्षण के फोर्स के कारण से उसकी जटाएं धरती में नीचे आकर समा जाती है, यानी कि गुरुत्वानुवर्तन इसको कह सकते हैं आप, गुरुत्वानुवर्तन कह सकते हैं। जर का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये ब्रेन की बात है। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जरूर आपको याद हो जाएगा। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब होता है पीछे, और पीछे का मतलब होता है संस्कृत में पश्च। अब याद रखिए, देखिए पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन सी आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? नहीं की बात हो रही है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो हृदय का धड़कना, लार आना, चबाना, वमन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऐच्छिक क्रिया है और अनैच्छिक क्रिया नहीं है। उल्टी, वमन माने उल्टी करना तो नहीं है, लार आना भी नहीं है अनैच्छिक क्रिया, हृदय का धड़कना ये सब तो होते रहता है, आपका चाहने या नहीं चाहने से भी ये होगा, ठीक है। जिस दिन हार्ट बीट बंद हो जाएगा आदमी मर ही जाएगा। तो ये चबाना जो है ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आप चाहते हैं किसी चीज़ को चबाना तो चबाते हैं, और सब चीज़ अपने आप होता है, प्राकृतिक है, तो इसलिए चबाना जो है आपके चाहने से होता है, इसलिए अनैच्छिक क्रिया ये नहीं है, ऐच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अवट्टु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अवट्टु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों ये सोडियम जो है यही आपका आवश्यक है, नाइट्रियम, सोडियम, उसका लैटिन नाम है नाइट्रियम, नाइट्रियम, सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम, इसलिए सोडियम को Na लिखते हैं दोस्तों। तो ये सोडियम साहब जो हैं, सोडियम तत्व जो है यही अवट्टु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये अनुमस्तिष्क है दोस्तों, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग है जो शरीर की स्थिति या तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, अनुमस्तिष्क भाग, पिछला भाग, पश्च भाग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। साइटोकिनिन पादप हार्मोन ये प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए साइटोकिनिन आवश्यक होती है, सहायक होती है दोस्तों। प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए ऑप्शन ए। प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए नहीं, पादप के प्रकाश को मोड़ने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। अनुकुंचन गति, अनुकुंचन गति आप जो है क्या करेंगे, उस पत्ते को, इस पौधे के पत्ते को छुएंगे और छूने से ही ये क्या होगा, सिकुड़ जाती है। आप शायद देखे होंगे, इसको छुई मुई बोलते हैं, गांव घर में लाजबंती भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे पत्ता रहता है और उसको आप छू देते हैं। छूने से क्या होता है, इसकी सारी फैली हुई पत्तियां सिकुड़ जाती है, यानी इसी को हम कहते हैं लाजबंती, और इसी को छुई मुई, छुई मुई। तो अनुकुंचन गति होती है दोस्तों। इसमें कौन सी गति होती है, अनुकुंचन गति, अनुकुंचन बोलते हैं उसको, अनुकुंचन गति, इसको याद रखना है। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, तो छुई मुई के पौधे पर, धृत कुमारी पर नहीं, कैंडोला पर नहीं, कैक्टस पर नहीं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, वृक्क किस तंत्र का भाग है। तो वृक्क तो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है। पाचन तंत्र नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ये परिसंचरण तंत्र भी नहीं है, ब्लड परिसंचरण तंत्र हुआ, तो आपका ये उत्सर्जन तंत्र हो गया वृक्क। नेक्स्ट चलते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। दोस्तों पहले ही मैंने बताया था कि मधुमेह होता है, जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज बोलते हैं, और कभी कभी आम भाषा में शुगर भी बोलते हैं, और शुगर का मतलब चीनी भी होता है, तो चीनी बीमारी भी बोलते हैं। तो इंसुलिन की कमी के कारण से ही होता है, और ऐसे पेशेंट को चीनी की, डायबिटीज़ को कम करने के लिए इंसुलिन का सुई दिया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और इंसुलिन का दवा दिया जाता है। ठीक है, वो पेट में लिया जाता है, पेट में ऊपर से इंसुलिन की सुई दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। न्यूरॉन को क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन को संकेत प्राप्त होता है, संकेत। विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से न्यूरॉन को संकेत प्राप्त होता है, और तब हमारा खोपड़ी का अग्र सिरा काम करता है, प्रॉपर वर्क करता है, यानी कि संकेत। जल खून वायु नहीं होगा ऑप्शन दोस्त। अवट्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। अवट्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। इससे पहले हमने सोडियम की चर्चा किया था, अभी आयोडीन होगा दोस्तों। लोहा, वसा, प्रोटीन, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। अवट्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए। अवट्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो दोस्तों आपको चाहिए आयोडीन, आपको चाहिए आयोडीन। चलिए नेक्स्ट, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। लीडिंग कोशिकाएं आपको ये वृषण में मिलती है दोस्तों, ए ऑप्शन, वृषण में मिलती है। लीडिंग कोशिकाएं आपको वृषण में मिलती है, लीडिंग कोशिकाएं आपको वृषण में मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन दोस्तों बड़ा अच्छा से याद रखेंगे। ऑक्सिन जो है ये पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। तो प्लांट हार्मोन पौधों के
किस क्रिया में सहायता करता है? तो ये पौधों के वृद्धि में सहायता करता है ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र का भाग है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी और रज्जु है। इनमें से सभी, मस्तिष्क है, रीढ़ है और रज्जु है, तंत्रिका तंत्र का ये तीनों सभी भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये कहाँ से स्रावित होते हैं? तो दोस्तों ये आपका अंडाशय से स्रावित होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एस्ट्रोजन भी महिलाओं को मिलता है, महिलाओं में होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी और रिलैक्सिन हार्मोन्स, ये तीनों हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन्स जो है दोस्तों ये महिलाओं में मिलता है, लेडीज हार्मोन्स है, और इसलिए ये हार्मोन अंडाशय में मिलेगा। लेडीज में अंडाशय होता है, पुरुषों में नहीं होता है। तो आपका ये ए ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन्स है? मादा जनन हार्मोन्स है, अभी अभी हमने बताया कि प्रोजेस्टेरॉन तो है, एस्ट्रोजन भी है और एस्ट्रेडियोल भी है। दोस्तों एस्ट्रेडियोल भी ये मादा जनन हार्मोन है, लेडीजों में पाया जाता है, इसलिए ये इसमें भी तीनों ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ जानवर जुगाली करते हैं। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, गाय जुगाली करते हैं। क्यों करते हैं जुगाली? तो जुगाली स्वास्थ्य के लिए करते हैं? नहीं, भोजन को पचाने के लिए करते हैं जी। भोजन को पचाने के लिए जुगाली करने से उसका भोजन के कण जो हैं बहुत छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं और उसके मुंह से जो एंजाइम तैयार होते हैं भोजन को पचाते हैं, पचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? रुधिर ब्लड का जो दाब होता है और हार्ट बीट होता है ये किस हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन्स के द्वारा बढ़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एड्रिनल हार्मोन के द्वारा, प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा नहीं, एस्ट्रेडियोल के द्वारा नहीं, रिलैक्सेशन के द्वारा नहीं, एड्रिनल के द्वारा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अब आपका 47 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रिया, बहुत सारे जैविक क्रिया है, वो तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा होता है। तंत्रिक एवं रसायन के द्वारा होता है, तंत्रिका द्वारा नहीं होता है, रसायनों द्वारा, मतलब दोनों होता है, यानी कि इसमें दे दिया दोनों, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण, कंट्रोल तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा होता है दोस्तों। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है दोस्तों ये वृद्धि रोधक है, वृद्धि रोधक की तरह काम करता है, वृद्धि को रोकने का काम करता है एब्सिसिक एसिड प्लांट में। प्लांट हार्मोन है दोस्तों एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट आपका ये हो गया। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आप सभी को परमानंद कुमार का थैंक्स, और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। अगर नहीं भी अच्छा लगा दोस्तों तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम खुद में और सुधार करने का कोशिश करेंगे। आप बच्चों के लिए मैं इस तरह से वीडियो हमेशा बनाया करूंगा जो आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को प्रभावित करे, आपके अच्छे मार्क्स दिलाए। थैंक यू। बाय बाय, रब्बा खैर।